नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग ए टू जेड। दोस्तों आज हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक क्या, हम 3 टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक मोस्ट फेमस है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सेकंड इज कंगारू मदर केयर एंड थर्ड वन इज हाइपोथर्मिया। तो देखते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के कुछ क्वेश्चंस और समझाते हैं आपको कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता क्या है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का, hyaline membrane disease of an infant is due to deficiency of surfactant and the source of। देखिए, ये बोल रहा है hyaline membrane disease क्या है। hyaline membrane disease के बारे में बात कर रहा है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है। देखिए, आईडीएस जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आप जानते हैं, ये होता क्यों है। लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट होते हैं। लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट होते हैं। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? एक केमिकल होता है जो कि बना होता है फॉस्फोलिपिड से। किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड से। ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये एल्वेलाई जो होते हैं अपने लंग्स के अंदर, जो उसकी यूनिट होती है एल्वेलाई, उस एल्वेलाई की सरफेस पे ये होते हैं और इसकी इलास्टिसिटी को ये मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि ये कोलैप्स ना हो। ठीक है, मतलब ये है कि एल्वेलाई को ओपन रखने के लिए हमें सर्फेक्टेंट का यूज होता है। 2 तरह के फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, पहला है लेसिथिन और दूसरा है स्फिग्नोमाइलिन। ये जो स्फिग्नोमाइलिन और लेसिथिन है, इसका रेशो क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसका रेशो होता है 2:1। कितना होता है? 2:1। ये दोनों जो सर्फेक्टेंट हैं, ये 2 सेल से मिलकर बनते हैं। उन 2 सेल्स का जो नेम है वो आपको बता देता हूँ। उनका नेम है, या तो उनको बोलेंगे एल्वियोलर टाइप 2 सेल, और या उसको हम बोलेंगे न्यूमोसाइट, या हम उसको बोलेंगे न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल। समझ में आ गई यहाँ तक बात कि आरडीएस जो होता है, बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं कि वो होता क्यों है। सर्फेक्टेंट होते हैं लंग्स के अंदर जो फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं, लेसिथिन और स्फिग्नोमाइलिन 2:1 में पाए जाते हैं। एल्वियोलर टाइप 2 या न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल द्वारा ये फॉर्म होते हैं। अगर सर्फेक्टेंट की कमी हो जाती है तो उसको डिजीज हो जाती है, इसको बोलते हैं आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, ये क्यों हो जाती है? क्योंकि इन केमिकल का जो काम है वो है एक तो रिड्यूस सरफेस एरिया रिड्यूस करता है, जिससे कि एल्वेलाई पे जो टेंशन बढ़ता है उसको ये कम कर देता है। किसको कम कर देता है? टेंशन को, जिससे कि वो आराम से ओपन होती है। और दूसरा ये क्या करता है? मेंटेन लंग्स ओपन, मतलब कि लंग्स को ओपन रखने में ये मेंटेन करता है। लेकिन ये चीज ध्यान रखेंगे आप कि ओपन होने में ये कोई भी काम नहीं करता। अगर ओपन होने के बाद उसको ओपन ही रखेगा कौन? सर्फेक्टेंट। समझ में आ गया आपको ये बात? तो जनरली ये पूछ रहा है hyaline membrane disease of an infant due to deficiency of surfactant and the source of। ये पूछ रहा है कि वो कौन बनाता है। तो मैंने आपको बता दिया, एल्वियोलर टाइप 2 या न्यूमोसाइट टाइप 2। उनमें से न्यूमोसाइट टाइप 2 जो दे रखा है ऑप्शन में विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज कॉमन इन प्रीटर्म बेबीज ड्यू टू। देखिए, आरडीएस जो है मोस्ट कॉमनली देखा गया है 2 तरीके की चीजों में मिलता है। पहला, प्रीटर्म बच्चों के अंदर। कौन से बच्चे? प्रीटर्म, जो कि समय से पहले हो जाते हैं, बिफोर 37 वीक जो उनका डिलीवरी है वो हो जाता है। दूसरा देखा गया है कि जो डायबिटिक मदर है उनसे जो बच्चे डिलीवर होते हैं, उन बच्चों में आरडीएस कॉमनली देखा जाता है। ठीक है, अब वो क्यों देखा जाता है, इसके लिए मैं आपको टाइम बता देता हूं कि सर्फेक्टेंट जो होते हैं किसी भी एम्ब्रियो में कब बनते हैं। जनरली सर्फेक्टेंट जो है स्टार्ट हो जाते हैं 20 वीक पर, मैक्सिमम देखा गया है 34 वीक पर, 21 वीक पर, और
बिल्कुल कंप्लीट जो सर्फेक्टेंट है उनका फॉर्मेशन कब हो जाता है, 35 वीक पर। आशा करता हूँ कि ये आप याद रखेंगे। स्टार्ट 20, मैक्सिमम 28 और कंप्लीट हो जाता है 35। ठीक है। कोई आपसे पूछे कि एक्टिव कब हो जाता है, तो वो एक्टिव होता है 34 वीक पर। कब हो जाता है, 34 वीक पर। तो बात यह है कि अगर 34 वीक से पहले कोई बेबी डिलीवर हो रहा है तो उसके अंदर सर्टिफिकेट की कमी देखने को मिलेगी। तो प्री टर्म में तो आपको समझ में आ गया कि क्यों आरडीएस हो सकता है। दूसरा, डायबिटिक मदर के अंदर आपको पता है डायबिटीज का कारण है इंसुलिन, और इंसुलिन वो हार्मोन है जो कि स्टेरॉइड के क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट। क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट। और ये जो सर्फेक्टेंट है ये भी क्या है, स्टेरॉइड है। तो इनके एंटागोनिस्ट है, तो ये उल्टा काम करेगा, सर्फेक्टेंट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ आ रही होगी। तो पूछ तो वो सिर्फ ये रहा है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में प्रीटर्म बेबीज में क्यों होता है। आपको पता है कि सर्फेक्टेंट की कमी है, इस वजह से वो हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखें। द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इज, ऐसे प्रीटर्म बेबी जो पैदा हो गए हैं आरडीएस के साथ और हम उसका कर रहे हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट क्या है इसका, फाइन ट्रीटमेंट तो यही है कि हम सर्फेक्टेंट को रिप्लेस कर दें। और रिप्लेस कहाँ करेंगे, अरे जहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, लंग्स के अंदर। तो लंग्स में जाने के लिए कौन सा रूट अपनाएंगे हम, एंडोट्रैकियल। कौन सा अपनाएंगे, एंडोट्रैकियल। और एंडोट्रैकियल रूट किस चीज से देते हैं, ईटी ट्यूब से। किससे, ईटी ट्यूब से हम इंसर्ट करेंगे और ईटी ट्यूब से हम एडमिनिस्टर करेंगे सर्फेक्टेंट का। चलिए एंडोट्रैकियल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड बी द मोस्ट अनलाइकली रिस्क फैक्टर ऑफ आरडीएस। मैंने आपको भी बताया था, एक बताया था आपको डायबिटिक मदर और दूसरा बताया था आपको प्रीटर्म। तो ऑप्शन ढूंढते हैं। सेकंड बॉर्न ऑफ ट्विंस नहीं, न्यूनेट बॉर्न एट 36 वीक, न्यूनेट बॉर्न एट 38 वीक। ठीक है, तो ये प्रीटर्म की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो 37 वीक से पहले हो जाए उसको प्रीटर्म कहेंगे और पहली प्रायोरिटी यही जाएगी। दूसरा नियोनेट डायबिटिक मदर, हाँ, लेकिन ये सेकंड प्रायोरिटी पे है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम किसको रखेंगे, अरे फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको रखेंगे, प्रीटर्म बच्चे। वन ऑफ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन इन इन्फेंट डिलीवर्ड बाय सिजेरियन सेक्शन वुड बी। देखिए ऐसा देखा गया है कि सिजेरियन सेक्शन जो होता है उसके अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर आरडीएस मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, उनके अंदर आरडीएस देखने को मिलता है। ठीक, चलिए। द नर्स इवेल्युएट द एडिक्वेसी ऑफ नियोनेट्स ऑक्सीजन बाय मॉनिटरिंग। ये कह रहा है कि एक नर्सिंग ऑफिसर है और नियोनेट में उसको ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग करनी है, तो उसकी एडिक्वेसी हम कैसे चेक करेंगे। देखिए ये बात, जब भी बात एडिक्वेसी की आएगी तो उसका मतलब ये बोल रहा है कि कोई फाइन चीज बताइए, कोई ऐसी चीज बताइए जो कंफर्म करे। ऐसा नहीं है, हम देखिए हम ये भी देखेंगे, ये हम देख सकते हैं कि हाँ इसमें हो सकता है, हम मान सकते हैं कि साइनोसिस हैंड्स और फीट में दिख रहा है, एक्रोसाइनोसिस की बात कर रहा है, ये एक्रोसाइनोसिस की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। ठीक है, पल्स रेट कंटिन्यूसली, हम वाइटल्स देख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या रिसीव कर रहा है, लेकिन रिसीव से मतलब नहीं है, उसका है कितना उससे मतलब है। और वो एक ही चीज में देख सकते हैं, उसको बोलते हैं एबीजी। इसको बोलते हैं एबीजी एनालिसिस। और एबीजी एनालिसिस के अंदर हम जनरली देखते हैं प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेशर ऑफ CO2, और साथ में हम मेजर करते हैं पीएच और बाइकार्बोनेट आयन की नंबर्स या कंसंट्रेशन कितनी होती है। ठीक है, तो परफेक्ट जो ऑक्सीजन मॉनिटरिंग का जो तरीका है वो है एबीजी, आर्टेरियल ब्लड गैस रिवील। द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्रीटर्म बेबी। अब ये बात कर रहा है साइन एंड सिम्टम से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएमएल का जो पिछला एनालिसिस का पेपर डाला था, शायद मैंने उसमें आपको ये चीज़ डिस्कस भी की थी कि क्या क्या साइन होते हैं अर्ली इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। तो मैं आपको बता देता हूँ, 5 साइन है इसके। सबसे पहला है नेजल फ्लेयरिंग, जो उसके नोज के जो नीचे के बर्ड्स हैं वो हल्के से आपको उभरे हुए दिखाई देंगे। दूसरा है इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, और तीसरा है ग्रंटिंग साउंड। जब आप स्टेज से उसको सुनेंगे तो आपको ग्रंटिंग साउंड सुनने को देखने को मिलेगी। साथ में होगा टैकीपनिया, जब वो डिस्ट्रेस में जाएगा तो तेज तेज सांसें लेगा जिससे कि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल कर सके। और सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा साइनोसिस। अगर साइनोसिस की बात करें तो ये हो गया लेट साइन, और वो बोले अर्ली साइन तो करेंगे नेजल फ्लेयरिंग की। किसकी बात करेंगे, अर्ली साइन में नेजल फ्लेयरिंग की।
ये सारे के साइन जो हैं ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी, ये पूछ रहा है अर्ली साइन क्या है, जिससे हम सबसे पहले पता लगा लें, तो वो नेजल फ्लेयरिंग जाएगा। क्या जाएगा? नेजल फ्लेयरिंग। यू आर प्रोवाइडिंग nursing care to a preterm newborn baby, which assessment finding would alert the nurse to possibility of respiratory distress syndrome। देखिए इसमें वो बात कर रहा है कि आरडीएस के साइन कौन से हैं, साइन एंड सिम्टम कौन से हैं जो उसको बताएगा कि भैया इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने वाला है, उससे पहले हम अवेयर हो जाएं और इसका कुछ ट्रीटमेंट फर्दर हम ले लें। तो इसमें ढूंढिए कि कौन सा है। क्या ब्रैडीपन या हाइपोटेंशन इसका साइन है? नहीं। वीक क्राई इरिटेबिलिटी, हो सकता है कि वो उसको फीड ना मिली हो, इस वजह से रो रहा हो। इंसेंट क्राई और साइनोसिस, साइनोसिस तो हो सकता है लेकिन क्राई को जरूरी नहीं है कि वो रेस्पिरेशन की वजह से रो रहा है, वो फीड की वजह से रो सकता है, इरिटेशन की वजह से रो सकता है। तो सबसे फाइन आंसर जो है वो कौन सा जाएगा? टैकीपनिया और रिट्रैक्शन। विच इज नॉट ए साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मैंने आपको भी बहुत सारे साइन बताए थे, उनमें से साइनोसिस देखा था, नजल फ्लेयरिंग देखा था। चेंजिंग पोस्चर टू ईज ब्रीथ, कर सकता है बच्चा अगर कंफर्टेबल नहीं है तो वो कर सकता है चेंज, ये भी मान सकते हैं। लेकिन चौथा ऑप्शन देखिए स्पीकिंग कंप्लेंट सेंटेंस। एक बात बताइए, कोई भी न्यूबॉर्न है, ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो दिख रहा है न्यूबॉर्न में है, क्या न्यूबॉर्न कोई भी सेंटेंस बोलने लायक होता है? नहीं। ये तो फाइन डेवलपमेंटल एक रिफ्लेक्स है, फाइन डेवलपमेंटल एक प्रोसेस है जो फर्दर 4 से 5 साल होने में बच्चे को देखने को मिलेगी, लेकिन अभी क्या वो बोलेगा? क्या नहीं। तो आंसर क्या जाएगा? डी। इट इज ए सस्पेक्टेड दैट a newborn is may be distressed when the developing respiratory nurse observe। देखिए एक न्यूबॉर्न है, वो बोल रहा है कि उसको आरडीएस सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो नर्स जो है, एक नर्सिंग ऑफिसर ऑन ड्यूटी जो है, वो उसमें क्या ऑब्जर्व करने वाला है? रेस्पिरेशन ऑफ 40 बीट पर मिनट, मैंने आपको बताया था 30 to 60 तो नॉर्मल होती है, तो नॉर्मल रेंज की बात कर रहा है, तो ये तो नहीं करेगा। एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, हाँ एब्डोमिनल रेस्पिरेशन वो कर सकता है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस हो रहा है, जब डिस्ट्रेस होता है तो वो अपनी एब्डोमिनल मसल का यूज करता है, ठीक है। नेजल फ्लेयरिंग, यही तो पूछ रहा है। अरे मैंने आपको बताया था अर्ली सिम्टम क्या है आरडीएस का? नेजल फ्लेयरिंग। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या जाएगा? एक्रोसाइनोसिस क्या होता है? जिसमें हैंड्स एंड फिट ये बिल्कुल ब्लूइश दिखने लग जाते हैं और बॉडी ब्लूइश, हैंड फिट के अलावा पूरी बॉडी ब्लूइश दिखती है, उसको एक्रोसाइनोसिस कहते हैं। चलिए, साइनोसिस इन ए चाइल्ड कैन बी सीन इन ऑल द प्लेसेस। साइनोसिस जो है सब जगह दिखता है, सिर्फ कुछ प्लेसेस को छोड़ के। तो हम आपको बता दें कि साइनोसिस जो है वो कहाँ कहाँ नहीं दिखेगा। देखिए सबसे प्रोन जो एरिया हैं साइनोसिस दिखने के, वो मोस्टली ऐसा देखा गया है कि वो देखने को मिलेगा आपको लिप्स में। लिप्स की जो ऊपर लेयर होती है उसमें, क्योंकि इसकी एपिडर्मिस जो है वो बहुत पतली होती है और उसमें अपन को ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखेगा, ठीक है। उसका टंग को देखेंगे तो वो भी ब्लूइश दिखेगी। नेल बड्स आपको पता ही है, अगर आपने ड्यूटीज की हैं, कहीं प्रैक्टिस की है तो आपको पता है नेल बड्स हम चेक करते हैं, तो ये तो बिल्कुल वो चीज़ें हैं जो हम तुरंत देखते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है जिसको बोलते हैं स्क्लेरा, उसको बोलते हैं स्क्लेरा, आई वाला जो वाइट पार्ट होता है। देखिए स्क्लेरा जो है जॉइंडिस में येलो हो जाता है, लेकिन आरडीएस के अंदर वो ब्लूइश नहीं होता है, ठीक है। तो स्क्लेरा जो है आई का पार्ट, उसके अंदर कभी भी आपको साइनोसिस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, साइनोसिस देखने को नहीं मिलेगा। इसका एक रीजन और है, स्क्लेरा जो है वो आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है, आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है, तो वो वहाँ से डायरेक्ट ऑक्सीजन का इंटेक कर लेता है, इसलिए भी वहाँ पर ऑक्सीजन, इसलिए वहाँ पे साइनोसिस देखने को नहीं मिलता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? स्क्लेरा। एयर ब्रोंकोग्राम इन एक्सरे इन सीन केस ऑफ, देखिए जब आरडीएस के लिए हम कोई भी डायग्नोसिस करवाते हैं तो उसमें सबसे पहले तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन डायरेक्ट देखेंगे नील बर्ड्स वगैरह को, इसमें साइनोस तो है कि नहीं। दूसरा हम किसमें करते हैं? एबीजी एनालिसिस। क्या करते हैं? एबीजी एनालिसिस, ठीक है। और तीसरा जो है कंफर्म करने के लिए हम इसका करवाते हैं चेस्ट एक्सरे। क्या करवाते हैं? चेस्ट एक्सरे। और चेस्ट एक्सरे के अंदर ये देखा गया है कि अगर, इसको याद रखेंगे आप, ग्राउंड ग्लास मोटल्ड अपीयरेंस, अगर ग्राउंड ग्लास मोटल अपीयरेंस देखने को आपको मिलेगी तो उसको हम आरडीएस कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको हम आरडीएस कहेंगे। और यही इंडिकेट करती है हाइलिन, यही इंडिकेट करती है
हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज को, किसको? हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज को, जो कि फर्दर हम उसी को आरडीएस कह रहे हैं, ठीक है। इसका जो एक और नाम है उसी को ब्रोंकोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पूरी प्रोसेस को ब्रोंकोग्राम कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रोंकोग्राम कहेंगे, जिसमें हम ब्रोंकियल्स और एल्वेलाई का एक इमेज देखेंगे कि वो किस तरीके की हो गई है, और उनकी इमेज किस तरीके की दिखेगी, ग्राउंड ग्लास मॉडल अपीयरेंस। और ये देखने में किसमें दिखने को मिलती है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर। किसके अंदर? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन न्यूबॉर्न में कॉज, अभी आपको बताया था कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, देखिए दो तरह की चीजें हम पढ़ते हैं, आप दो तरह की चीजें देखेंगे, पढ़ेंगे आरडीएस और एक आप पढ़ेंगे एस्फेक्सिया। क्या पढ़ेंगे? एस्फेक्सिया। इन दोनों टर्म को समझ लें। आरडीएस में आपने सर बताया था कि सर्फेक्टेंट की कमी की वजह से वो रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। एस्फेक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर सर्फेक्टेंट तो पूरे होते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो किसी मसल वीकनेस की वजह से या कोई अदर फदर फिजिकल वीकनेस की वजह से ब्रीदिंग नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? ब्रीदिंग अच्छे से नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं एस्फेक्सिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है लेक ऑफ ऑक्सीजन न्यूबॉर्न में कॉज, तो इसमें आरडीएस तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, लेकिन एस्फेक्सिया दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? एस्फेक्सिया। डिस्पेप्सिया स्वेलो करने में, कोई भी फूड जब खाते हैं तो उसको स्वेलो करते हैं तो उसमें पेनफुल होता है, तो उसको बोलते हैं डिस्पेप्सिया। ए साइनोसिस का मतलब है कि ये तो कोई वर्ड नहीं है, साइनोसिस आपने वर्ड सुना है, या एक्रोसाइनोसिस समझ लीजिए इसको, एक्रोसाइनोसिस, इसमें हैंड और फिट को छोड़ के बॉडी पूरा नीलबिलोइस हो जाता है। डिस्फेजिया मतलब स्वेलिंग करने में, इसको सॉरी स्वेलो नहीं, इसमें ड्रिंक करने में वाटर लिक्विड इनटेक करने में उसको पेन होगा, और इसमें उसको स्वेलो करने में उसको पेन होगा, ठीक। चलिए, इन केस न्यूबॉर्न शोज साइन ऑफ एस्फेक्सिया एट बर्थ, नर्स शुड इमीडिएटली, देखिए उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ रही है, अगर उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी है तो हम ये देखेंगे कि क्यों है। कहीं उसका एयरवे ब्लॉक तो नहीं, कहीं उसका एयरवे जो है वो ब्लॉक तो नहीं, उसकी वजह से डिफिकल्टी हो। सबसे पहले तो हम उसका एयरवे जो है उसको क्लियर करेंगे। क्लियर कैसे करेंगे? उसको सक्शन करेंगे। सक्शन के बाद उसका हम सैचुरेशन देखेंगे, अगर एसपीओ लेवल ठीक आ जाता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो फर्दर उसको हम किस पे रखेंगे? ऑक्सीजन पे रखेंगे, ठीक है। इसके बाद भी अगर वो ठीक नहीं होता है तो देन उसको हम वेंटिलेटर सपोर्ट देंगे। क्या देंगे? वेंटिलेटर सपोर्ट। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली फाइंडिंग इन नियोनेट विद एस्फेक्सिया। देखिए एस्फेक्सिया के अंदर ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है, अब जब ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो CO2 का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और CO2 कैसी है नेचर में? एसिडिक है, तो ये क्या कर देगी? रेस्पिरेटरी, ये क्या कर देगी? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कर देगी। क्या कर देगी? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो इसमें देखिए कहाँ है एसिडोसिस, अरे कहाँ है एसिडोसिस, समझ आ गई आपको बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड इन ए न्यूबॉर्न विद बर्थ एस्फेक्सिया। अभी आपको बताया है, क्या देखने को मिलेगा? एसिडोसिस। ऑल ऑफ फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर आरएमएल के एनालिसिस पेपर के अंदर मैंने आपको पूरा बताया था, इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, तो ये उसी में से बात कर रहे हैं। ऑल ऑफ फॉलोइंग एडवांटेज क्या क्या होते हैं, मैंने आपको एडवांटेज बताए थे कि एक तो टेम्परेचर रेगुलेशन में काम आता है, ठीक है, दूसरा ये बॉन्डिंग बनाता है, और तीसरा जो है ये ब्रेस्ट फीडिंग के काम आता है। किसके? इससे अच्छी ब्रेस्ट फीडिंग हो पाती है ना। तो ये पूछ रहा है एक्सेप्ट, मतलब कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो बॉन्डिंग बिल्कुल बनाएगा, एडुकेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्रीज प्रेशर ऑन मदर एंड चाइल्ड, एडुकेट ग्रोथ ये बिल्कुल अगर फीडिंग अच्छे से करेगा तो करेगा, इंक्रीज प्रेशर ऑन मदर, ये क्या मदर पे प्रेशर बढ़ाता है क्या? नहीं, ये तो बॉन्डिंग बढ़ाता है, तो आंसर क्या जाएगा? सी। इंक्रीज मिल्क सप्लाई, यस, ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसकी कैसी हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम केएमसी में कराते हैं तो उसकी अच्छी हो जाएगी। कंगारू मदर केयर इज द वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द बेबी फ्रॉम, आपको अभी बताया था कि पहला जो हम यूज लेते हैं कंगारू मदर केयर का, वो हम यूज लेते हैं LBW बेबी के अंदर हाइपोथर्मिया कंट्रोल करने के लिए। क्या कंट्रोल करने के लिए? हाइपोथर्मिया कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि बेबी जो है वो खुद का अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसको केएमसी देते हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराते हैं, जिससे कि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, एक वार्म चेन मेंटेन करते हैं, तो किस में यूज आता है? हाइपोथर्मिया में।
Which of following is most appropriate intervention to reduce stress in preterm infant and 32 weeks gestation? ये बोल रहा है कि वो प्रीटर्म बच्चा है। प्रीटर्म क्यों है? क्योंकि वो लेस देन 37 वीक डिलीवर हो गया है। प्रीटर्म बच्चे के अंदर आप पूरी प्रोबेबिलिटी है कि वो बच्चा कैसा होगा? एलबीडब्ल्यू। अरे क्या होगा? एलबीडब्ल्यू। तो अगर हम उसका स्ट्रेस हमको कम करना है, अगर हमको उसका स्ट्रेस कम करना है तो हम सबसे पहले उस पर ध्यान किस पे देंगे? सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है केएमसी। क्या है? केएमसी, कंगारू मदर केयर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंगारू मदर केयर से काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। उन बेनिफिट में पहला हाइपोथर्मिया है, दूसरा बेनिफिट जो है वो बॉन्डिंग बनाना है, और तीसरा जो रीजन है, तीसरा जो पर्पज है केएमसी का, वो क्या है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो हम यही तो चाहते हैं कि जो स्ट्रेस है, उसको स्ट्रेस, यही तरह का स्ट्रेस तो उसको होगा, एक टेम्परेचर का स्ट्रेस, एक फीडिंग का स्ट्रेस, और एक उसको इमोशनल सपोर्ट का स्ट्रेस। तीनों के तीनों स्ट्रेस हम केएमसी से पूरा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? केएमसी से पूरा कर सकते हैं। केएमसी ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू? केएमसी के बारे में मैंने आपको कंपोनेंट बताए थे। तो मैंने आपको बताया था कि केएमसी जो है वो कोई भी दे सकता है, चाहे केयर गिवर जो है वो कोई भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मदर ही हो, वो मदर हो सकती है, वो फादर हो सकता है, वो अंकल हो सकता है, वो आंट हो सकती है, वो ग्रैंड मदर हो सकती है, वो ग्रैंड फादर हो सकते हैं। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है, कैन बी डन बाय फादर आल्सो। यस, बिल्कुल, वो फादर भी कर सकते हैं। वो ट्रू पूछ रहा है। इंडिकेटिव फॉर एलबीडब्ल्यू बेबी, मैंने आपको भी बताया था, एलबीडब्ल्यू बेबी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम कंगारू मदर केयर दिलवा रहे हैं, जैसे कि स्किन पे स्किन कांटेक्ट होता है, टेम जो उसका हीट है उसका लॉस नहीं होता, ट्रांसफर होता है मदर से या फिर केयर गिवर से। इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल, हाँ इसी की तो हम बात कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ अबो इसका बेस्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखें, ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ केएमसी एक्सेप्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट, बिल्कुल होता है। वेट गेन होगा क्या? वेट गेन होगा क्या? वेट गेन जो है मैंने आपको बताया था, कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट तो इसके तीन ही है। कौन सा? स्किन टू स्किन कांटेक्ट, आप उस प्रीवियस वीडियो को देखें, उसमें ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दूसरा इसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और तीसरा मैंने आपको बताया था अर्ली डिस्चार्ज, अर्ली डिस्चार्ज विद फॉलो अप केएमसी। मतलब केएमसी के साथ साथ हम उसको डिस्चार्ज करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉस्पिटल में ही केएमसी दी जाएगी, घर पे भी केएमसी को फॉलो अप में रखा जाएगा, डेली किया जाएगा। ठीक है, तो वेट गेन जो है वो इसका कंपोनेंट नहीं है। देखिए, फर्दर ब्रेस्ट फीडिंग अगर अच्छी है, बच्चा अगर हेल्दी होगा तो उसका वेट गेन हो सकता है, लेकिन कंपोनेंट में इसको इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, चलिए, शॉर्ट एंड एक्सटेंडेड ड्यूरेशन रिकमेंडेड फॉर केएमसी एज पर गवर्नमेंट इज। देखिए, कम से कम हम 2 घंटे का तो हम एक बार में देते ही देते हैं। कितना देते हैं? कम से कम 2 घंटे का तो क्राइटेरिया WHO ने बनाया ही बनाया है। ठीक है, और मैक्स टू मैक्स इसको हम कितना दे सकते हैं? मैक्स टू मैक्स इसको हम 5 से 8 घंटे, या फर्दर कोई जितना देना चाहे उतना हम इसको दे सकते हैं। तो लेस, सबसे कम जो है, मतलब इतना तो हमको देना ही देना है, और मैक्स टू मैक्स इसको हम 5 to 8 आवर्स जो है वो दे सकते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग केएमसी द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी एट लीस्ट, ये एट लीस्ट की बात कर रहा है, सबसे कम की बात कर रहा है, इतना तो हमको देना ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द न्यूबॉर्न बेबी में गो इनटू हाइपोथर्मिया विद इन 1 hour ऑफ बर्थ विद टेम्परेचर फॉलिंग बिलो। देखिए, हाइपोथर्मिया का मतलब है, सबसे पहले तो इसको समझ लें आप कि हाइपोथर्मिया क्या है। हाइपोथर्मिया के लिए एक वर्ड नाम एक यूज होता है, इसको याद रखेंगे, साइलेंट किलर ऑफ चाइल्ड। क्या नाम लिखेंगे इसका? साइलेंट किलर ऑफ चाइल्ड। मतलब कि ये ऐसी बीमारी है, ऐसी न्यूबॉर्न के अंदर देखी गई बीमारी है जो कि पता भी नहीं चलने देती और धीरे धीरे बेबी को डेथ तक पहुंचा देती है। ठीक है, इसीलिए ही हम वार्म चेन मेंटेन करने की बात हमेशा करते हैं कि बेबी जब डिलीवर होता है उसके बाद से ही वार्म चेन जो है वो मेंटेन हो जानी चाहिए, ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। जनरली नॉर्मल टेम्परेचर की अगर हम बात करें, जो कि हम बच्चों के अंदर एक्सिलरी ले लेंगे, ठीक है, एक्सिलरी जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है 30.5 सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। कितना? 36
टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए अगर इसको फ़ारेनहाइट में अगर किसी को बदलना है तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस इक्वल टू F-32/9। इस फॉर्मूले से आप जो है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो ये है। अगर इसके कुछ टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ, टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर वो बात करेगा कि माइल्ड हाइपोथर्मिया है तो आप समझेंगे कि 36 डिग्री सेल्सियस टू 36.4 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि जस्ट एक कम किया है हमने, ठीक है, तो इसको बोलेंगे माइल्ड। और अगर वो बात करेगा कि मॉडरेट क्या है तो मॉडरेट में वेरी करेगा 32 डिग्री सेल्सियस टू 35.9 डिग्री सेल्सियस। कितना? 32 डिग्री से 35.9। और अगर बात करेगा सीवियर की तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है जिसके अंदर उसकी बच्चे की बेबी की डेथ हो सकती है। क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है, ठीक है, इसको बोलेंगे सीवियर। क्या बोलेंगे इसको? सीवियर। आशा करता हूँ कि आपको टाइप्स जो हैं वो सारे के सारे समझ में आ गया होगा। माइल्ड को ही कभी कभी कोल्ड स्ट्रेस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कोल्ड स्ट्रेस कह देते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक। तो ये बोल रहा है कि न्यूबॉर्न बेबी में गो इनटू हाइपोथर्मिया विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ, टेम्परेचर फॉलिंग बिलो। ये माइल्ड की बात कर रहा है या फिर नॉर्मल बात कर रहा है कि हाइपोथर्मिया कह किसको रहे हैं। तो कह किसको रहे हैं? जब नॉर्मल टेम्परेचर तो 36.5 है, इससे बिलो चले जाएगा उसी को तो कहेंगे। तो आंसर इसका क्या जाएगा? 36.5। देखिए कहीं है क्या? नहीं। तो हायर, अब लोअर लिमिट नहीं दे रखी है तो अपन हायर लिमिट को देख लेंगे। हायर लिमिट कितनी है? 37.5। तो लगभग ये जो इसका आंसर है वो क्या जाएगा? 36, सॉरी ये जो ऑप्शन है 36.5 है। कितना है? 36.5। तो ये जो है इसका आंसर जाने वाला है। चलिए, इन मॉडरेट हाइपोथर्मिया बॉडी टेम्परेचर ऑफ बेबी इज, मैंने आपको भी बताया था मॉडरेट कहाँ से कहाँ होगा? 32 से 30.5.9। चलिए नेक्स्ट देखें, फैक्टर दैट फैसिलिटेट रैपिड ऑनसेट हाइपोथर्मिया इन सर्जिकल न्यूनेट्स आर ऑल एक्सेप्ट। ये पूछ रहा है कि हाइपोथर्मिया बच्चों के अंदर मोस्ट प्रोन क्यों है? हाइपोथर्मिया बच्चों के अंदर होता क्यों है? या इसको बोलने की वाई न्यूबॉर्न आर मोर प्रोन फॉर हाइपोथर्मिया, ठीक है। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया का क्या मतलब है? लार्ज सरफेस एरिया का मतलब है कि बॉडी वेट के हिसाब से अगर हम देखें, बॉडी वेट के हिसाब से हम देखें कि एक 2.5 किलो का बच्चा का जो हाइट और लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि उसकी टेम्परेचर को रिड्यूस करने में, हीट को लॉस करने में ज़्यादा हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो लार्ज सरफेस एरिया की वजह से उसका क्या होता है? हीट लॉस होता है। दूसरा क्यों है? दूसरा ये है कि वो एक वर्नेबल है टू गेटिंग एक्सपोज। उसको नहीं पता कि भैया मुझे क्या ओढ़ना है क्या नहीं पहनना है। थोड़ी सी भी अगर हम लापरवाही करें तो वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाता है। उसकी बॉडी अगर कवर नहीं करी या जैसा भी है तो वो हीट लॉस का एक कारण बनता है। तीसरा क्या है? चेंज टेम्परेचर फ्रॉम वोम ऑफ मदर। देखिए पहले वो वोम में था, उसको एक एडुकेट टेम्परेचर में, अभी वो सीधा कहाँ आ गया है? आउटर एनवायरनमेंट में आ गया है, ठीक है। तो अचानक से उसके लिए जो है जगह चेंज हो रही है, तो वो भी क्या करता है? एक रीजन बनता है हीट लॉस का। चौथा हम बात कर सकते हैं लेस थर्मल इंसुलेशन। उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इंसुलेट कर पाए। उसकी बॉडी में उसकी अंदर फैट का इतना डिपोजिशन नहीं है कि वो उसकी हीट को लॉस होने से बचाए। एडल्ट में देखें तो एडिपोज टिश्यू होते हैं, फैट होती है जो कि उसके हीट लॉस को कम करती है, लेकिन बॉडी अभी बेबी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 जो है और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, बेबी जो है वो शिवरिंग नहीं कर सकते हैं। शिवरिंग करके हम तो क्या करते हैं? शिवरिंग करके बॉडी को टेम्परेचर को बढ़ा लेते हैं, लेकिन चाइल्ड जो है शिवरिंग करके, बेबी शिवरिंग करके हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखें, फैक्टर दैट फैसिलिटेट रैपिड ऑनसेट हाइपोथर्मिया इन सर्जिकल यूनिट आर ऑल लार्ज सरफेस एरिया, यस। ये एक्सेप्ट पूछा है कि कौन सा नहीं है? पुअर सबक्यूटेनियस टिश्यू, मैंने आपको बताया था एडिपोज टिश्यू जो है वो बेबी के अंदर नहीं होते, इसलिए सही बात है।
प्रेजेंस ऑफ सिवरिंग मैकेनिज्म, मैंने आपको बताया सिवरिंग मैकेनिज्म का यूज एडल्ट करते हैं। कौन करता है? एडल्ट करते हैं, बेबी नहीं करते हैं। तो आंसर क्या जाने वाला है? यही जाने वाला है, पोरोसिटी ऑफ ब्राउन फैट भी उसके अंदर कम होती है। चलिए, आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको जो है समझ में आ गई होगी। इसकी आप रफली नोट्स बनाएं और फिर उनको याद करने के बाद एक प्रॉपर नोट्स में इसको डालें, जो कि आपको नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, न्यूबॉर्न इन्फेंट शुड बी केप्ट कंफर्टेबली वार्म बिकॉज ऑफ। भैया न्यूबॉर्न जो है उसको कंफर्टेबली हमको उसको वार्म रखना है। क्यों रखना है? हिज टेम्परेचर इज लो एट बर्थ, उसका टेम्परेचर जो है वो बर्थ के समय लो है इसलिए रखना है। या फिर हिज टेम्परेचर टेंड्स टू फॉल सून आफ्टर बर्थ। थर्ड ऑप्शन है वार्मथ इंक्रीज हिज फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, ही इज प्रोन टू डेवलप इन्फेक्शन। देखो सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि वो पैदा होने के बाद वो प्रोन है उसके हीट लॉस के लिए। तो ऑप्शन बी यही कह रहा है कि हिज टेम्परेचर टेंड्स टू फॉल, उसका फॉल होना ही है क्योंकि वो मोस्ट ऑफ प्रोन है। आफ्टर बर्थ बात कर रहा है, आफ्टर बर्थ जो है उसका टेम्परेचर फॉल होना ही है। ठीक है, लो होता है, ऐसा नहीं है कि लो ही होता है, बिल्कुल सही होता है, लेकिन वो बाद में लो हो जाएगा क्योंकि मोस्ट प्रोन है। एनवायरनमेंट के अंदर आते ही उसकी बॉडी का मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा उसको। ठीक है, वार्म इंक्रीज फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। ही इज प्रोन टू डेवलप इन्फेक्शन, अभी इस पे फोकस नहीं है, सिर्फ हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर पे। वार्म क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रोन है फॉल होने के। काफी रीजंस जो है मैंने आपको सारे ये बता दिए हैं, जिसके 5 रीजन है क्यों है वो प्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी टेम्परेचर इन न्यूनेट, बॉडी टेम्परेचर इन न्यूनेट इज रेगुलेट मेनली वाई। मैंने आपको बताया सिवरिंग से तो नहीं होता है। अरे सिवरिंग से होता है क्या? नहीं होता है। स्वेटिंग से, स्वेटिंग तो एक तरीके की हीट लॉस करने की मैकेनिज्म है, इससे तो हीट लॉस होता है। हीट के साथ साथ इससे फ्लूइड लॉस होते हैं। क्या लॉस होते हैं? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू, हाँ बिल्कुल, ब्राउन एडिपोज टिश्यू और फैटी टिश्यू जो हैं वो स्किन के लेयर के नीचे होते हैं, जो कि हीट लॉस को रोकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट आंसर इज ब्राउन एडिपोज टिश्यू। वार्म सीकिंग बिहेवियर, हमें ये करना चाहिए जिससे कि उसका हीट लॉस ना हो, लेकिन रेगुलेट मेनली तो सॉरी इसमें जो अच्छा हाँ ब्राउन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न एट बर्थ इन लेबर रूम। देखिए ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा मेथड है, मोस्ट इफेक्टिव मेथड है जो कि बच्चों के अंदर टेम्परेचर को कम होने में मदद करेगा। मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट, टेम्परेचर कम नहीं होने देगा। ठीक है, मेंटेन वार्म चेन, कवर द बेबी इमीडिएटली, पुट द बेबी अंडर रेडिएंट वार्मर, ड्राई द बेबी थ्रोली। देखिए हम मेंटेन वार्म चेन तो करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है। हमको पता है कि भैया टेम्परेचर डाउन होना ही, हम कितनी वो वार्म चेन मेंटेन कर ले। हाँ, तो हम ऐसा कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसा कुछ जुगाड़ करेंगे जो कि उसको हीट देता रहे, हीट लॉस कराए नहीं। तो बेस्ट आंसर जो जाएगा वो जाएगा रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर जो होते हैं कुछ इस तरीके का एक बेड क्रेडल होगा, उसमें इस तरीके का एक वार्मर लगा होता है जिसमें इस तरीके से हीट जो है वो बेबी को मिलती रहती है। क्या मिलती रहती है? हीट जो बेबी को मिलती रहती है। तो हम सबसे यूज जो है इसका करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, और आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आरडीएस, हाइपोथर्मिया और केएमसी जैसे टॉपिक कवर किए हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट लगता है इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी कैसा भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। और उसी के साथ आपसे कहेंगे कि आरएमएल का रिजल्ट आ गया है, जिसको कट ऑफ मार्क्स जो हैं, कट ऑफ मार्क्स के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, वो नेक्स्ट मेंस की प्रिपरेशन चालू करें। और प्रिपरेशंस के अंदर जो है ये 3 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपने देखा था केएमसी से क्वेश्चन आया हुआ है, आरडीएस से क्वेश्चन आया हुआ है। आशा करता हूं कि इनसे और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि इस टॉपिक से कवर होने वाले हैं। इसी के साथ साथ आप पढ़ाई जारी रखिए। लेते हैं आपसे इजाजत। धन्यवाद।